बिल जमा नहीं कराएंगे। हुकूमत पाकिस्तान से यह कहना चाहता हूं कि आप हालात की संगीनी का अंदाजा कर लें और आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि अब दुनिया में लोग बेदार हो रहे हैं, बातिल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो किस तरह गजा के लोग हजारों गुना लाखों गुना बड़ी ताकत के मुकाबले में डट कर खड़े हुए हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। उनकी क़यादत को शहीद किया जा रहा है, उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनकी औरतों को शहीद किया जा रहा है, उनके घरों को तबाह कर दिया है, लेकिन डटे हुए हैं, तागूत का मुकाबला कर रहे हैं। ये जज्बा इस दीन ने उन्हें अता किया है, ये हौसला इस्लाम ने उन्हें अता किया है कि वो जालिम के मुकाबले में जिहाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान से आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि अब दुनिया में लोग इस तरह से ठंडे पेटों जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। जब तुम उन्हें बिल्कुल मार डालते हो, उनका रास्ता बंद कर देते हो, उनको खुदकुशियों पे मजबूर करने लगते हो, उनके बच्चों का मुस्तकबिल वीरान करते हो, उन्हें तालीम से महरूम करते हो, उनसे उनकी आजादियां छीनते हो, सेहत की सहूलत नहीं देते हो और बिजली के बम गिराते हो। जब तुम खुद अय्याशियां करते हो, जब तुम खुद बैरूनी आकाओं के साथ मिलकर अपनी कौम को बर्बाद करते हो, तो देखो किस तरह कीनिया में लोग निकल कर खड़े हुए और हुक्मरानों को अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं। और अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कल ही तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, हुक्मरानों उससे भी सबक सीखो। हम खून खराबा नहीं चाहते, हम बदअमनी नहीं चाहते, हमारा एक एक नौजवान बहुत कीमती है। हम नहीं चाहते कि हालात उस रुख पे जाएं, लेकिन हुक्मरानों पहले से सीख लो, ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें कोई मोहलत ना मिले। वहां तो हसीना वाजिद को एयरलिफ्ट से रवाना कर दिया गया, यहां तो न जाने क्या हालात हो कि तुम्हें ना कोई लॉन्च मिले, ना कोई एयरलिफ्ट मिले, ना एयरपोर्ट तक जाने की जगह मिले। उससे पहले मसला हल करो, उससे पहले बिजली के बिल कम करो, उससे पहले तुम ये तनख्वाहदारों के ऊपर जो तुमने टैक्सों का नया बोझ डाला है उसको खत्म करो। और उससे पहले ये जो तुम्हारी महबूब IPPs और उनके मालिकान हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाओ। फॉरेंसिक ऑडिट होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूं जिन हुकूमतों ने, हुकूमत के जिन वुज़रा ने, जिन लोगों ने, जिस ब्यूरोक्रेट ने इन सारी IPP से जालिमाना मुआहदे किए हैं, हमारा खून पसीना उसकी कमाई को निचोड़ा है, चूसा है। जो पीपल्स पार्टी का फर्द इसमें इन्वॉल्व है, जो नून लीग, जो PTI, जो काफली, जो मुशर्रफ लीग, जो MQM, जितने लोगों ने भी ये मुआहदे किए हैं, उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालो, उनके असासे मुंजमद करो, कौम के सामने लाओ, कड़ी उनको सजाएं दो, ताकि आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो सके कि कौम के साथ ये संगीन मजाक करे। इसलिए जो फायदा उठा रहे हैं वो तो उठा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने साजबाज की और जिन्होंने हमारी मईशत को तबाह किया, बर्बाद किया, उनको भी कटहरे में लाना होगा। इसलिए जमात इस्लामी का यह धरना पाकिस्तान की अवाम के उम्मीदों का तर्जुमान धरना है। और मैं आपसे एक मर्तबा फिर ये पूछना चाहता हूं कि एक तवील जिद्दोजहद के लिए आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? इसलिए कि तवील जिद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे जुल्म की शक्लें जो हमारे सामने मौजूद हैं, उनको एक एक करके रुकावटों को हटाते चले जाएंगे।
इसलिए हमारी डिमांड बहुत सादा है। पहले मरहले में जो डिमांड हमने इस धरने में दी है उसमें बिजली की कीमत लागत के मुताबिक की जाए। ये बिजली के ऊपर बिलों में जो टैक्स लगाए गए हैं 18% सेल्फ टैक्स, ये विद होल्डिंग टैक्स एडवांस, ये फर्दर टैक्स, ये एक्स्ट्रा टैक्स, ये टीवी लाइसेंस की फीस, ये जो मजाक इन्होंने किया हुआ है किसी भी सूरत में ये मजाक कबूल नहीं है, हटाने पड़ेंगे इंशाअल्लाह इनको। उसके बगैर ये धरना खत्म नहीं होगा। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर तुमने बिजली के बिल कम नहीं किए तो महज वादों पर और तहरीर पर यह धरना खत्म नहीं होगा। नोटिफिकेशन चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए, यकीन दहानी नहीं, इक़दाम चाहिए। करोगे तो फिर बात बनेगी, नहीं करोगे तो मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते, मुज़ाकरात भी करते रहेंगे, धरना भी चलता रहेगा, मार्च भी होता रहेगा और कोई चीज हमसे दूर नहीं है। ना इस्लामाबाद दूर है, ना डी चौक दूर है, ना पार्लियामेंट हाउस दूर है। हम नहीं चाहते कि कोई अफरा तफरी हो। अगर हमें इंतशार पैदा करना होगा, हमें एक दिन की सस्ती शोहरत हासिल करनी होती तो हम 26 जुलाई को ही डी चौक पे तो पहुंच ही चुके थे। बहुत से नौजवान रुकावटें तो हम अबूर कर ही चुके थे, कंटेनर तो उठा के फेंक ही चुके थे, लेकिन हमने अमन का रास्ता इख्तियार किया। हमने पार्टी की और पार्टी लीडर की पॉलिटिक्स नहीं की। हमने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मुकदमा पेश किया और यही हमारी सियासत है। शहबाज शरीफ साहब जवाब ये कहते हैं कि बिजली की कीमत पर सियासत ना करो, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी तरह करप्शन की सियासत करें, लूट मार की सियासत करें, मराहत की सियासत करें, फ्री पेट्रोल की सियासत करें, इंडिया से दोस्ती की सियासत करें, मुफ्ती बानी की खबरों पे जाकर फूल चढ़ाने वाली सियासत करें, पाकिस्तान की तकसीम को एक लकीर करार देकर मुश्तरका कल्चर बनाने की सियासत करें, अमेरिका की सियासत करें, IMF की गुलामी की सियासत करें। हमें यह सियासत कबूल नहीं है। हम आवाम की सियासत करेंगे, उनके रिलीफ की सियासत करेंगे, उनके हक की सियासत करेंगे। हम नौजवानों को एम्पावर करने, बाइख्तियार बनाने, तालीम देने की सियासत करेंगे। हम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने, विरासत में हक देने और इनको इज्जत देने की सियासत करेंगे। हम पाकिस्तान के आवाम को आजादी दिलाने की जागीरदारों से, वडेरों से, सरमायादारों से, डिक्टेटरों से आजादी दिलाने की सियासत करेंगे। तुम्हें अच्छी नहीं लगती ये सियासत, इसलिए कि तुमने सियासत को आलूदा कर दिया है, तुमने इसको गंदा कर दिया है। इसका सियासत का नाम करप्शन, धोखा, झूठ, बूट पॉलिश रख दिया है। तुम्हारी सियासत फॉर्म 47 की सियासत है, हमारी सियासत अवाम की सियासत है। इस सियासत को हम इबादत समझ के करते हैं और तुम हमसे हमारा ये हक नहीं छीन सकते। मानना पड़ेगा तुम्हें हमारा मुतालबा, बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी और IPPs को लगाम देनी पड़ेगी। हम वादे करना चाहते हैं कि IPPs में जितने पुराने मुआहदे खत्म हो चुके हैं उनको खैर बात कहा जाए, उनके प्लांट्स को हुकूमत अपनी कस्टडी में ले और उसको इस्तेमाल करे और इन प्लांट्स को इंडस्ट्रीज के करीब लगाया जाए, ताकि उसके नतीजे में ये जो तुमने बरसा बरस दसियों साल NTDC और ये जो नेशनल ग्रिड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ट्रांसमिशन की में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, बोसीदा लाइनें बिछाकर रखी है। तुमने IPPs में तो इन्वेस्टमेंट करवाई और लूट मार की, लेकिन जो करने का काम था वो नहीं किया। तो अब उसका क्या तरीका है कि इन प्लांट्स को इंडस्ट्री के करीब लगाया जाए और इसके नतीजे में ये जो लाइन लॉसेस है उसको कम किया जाए।
वो प्लांट जिसमें झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, गलत कैपेसिटी बताई गई है, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? एक रैंडम ऑडिट होता है जिसमें आप मुख्तलिफ जगहों पर जाकर चेक करते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब यह है कि उसमें तो पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ साहब की कौन सी आईपीपी है, किसमें उनका हिस्सा है, भतीजों का कहां हिस्सा है, भाई का कहां हिस्सा है, बेटों का कहां हिस्सा है, जरदारी का कहां हिस्सा है, उनके फ्रंट में अनवर मजीद कहां कहां है, यह सब पता चल जाएगा। और इसके नतीजे में सारा कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। यह भी पता चल जाएगा कि इस फॉरेंसिक ऑडिट में वो कौन लोग थे जो हर हुकूमत में शामिल होते थे और मायने भी खुद ही कर रहे थे। टेबल के इस तरफ भी थे, टेबल के उस तरफ भी थे और कौम का खून निचोड़ रहे थे। फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कौमी मुतालबा है, दस्तबरदार नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ यकीन दहानी से वापस नहीं जाएंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना पड़ेगा, काम शुरू करना पड़ेगा, कौम के सामने लाना पड़ेगा। इसलिए ये जितना गंदा है अब ये खत्म करना पड़ेगा। इसी तरह मराहत जो तुम्हें हासिल है, फ्री पेट्रोल, उसको आप खैरबाद और अलविदा कहने का वक्त आ गया है। जब हमारा नौजवान, जब तालिब इल्म अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाकर कॉलेज जाता है और यूनिवर्सिटी जाता है, तो फिर पाकिस्तान का ये टॉप ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के वजीर और मुशीर, पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर आला, ये क्यों हमारे खून पसीने की कमाई पे पलते हैं? तुमने तो पहले ही बहुत कमा लिया। जाती गाड़ी इस्तेमाल करो, जाती पेट्रोल इस्तेमाल करो। अगर सरकार की गाड़ी इस्तेमाल करोगे तो सरकार का मतलब अवाम है, सरकार का मतलब इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे टैक्सों से सरकार होती है। इसलिए कोई सरकारी गाड़ी 1300 सीसी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1300 सीसी से ज्यादा गाड़ी का मतलब यह है कि तुम मजीद हमारा खून चूसोगे। इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मेडिकल सर्टिफिकेट सामने लेकर आओ। अगर तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हारे प्लेटलेट्स कम होते हैं, तुम्हारी शुगर डाउन हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ हो जाती है, अगर तुम्हें ये तकलीफें हैं तो सर्टिफिकेट लाओ, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन अब 1300 सीसी से ज्यादा किसी को गाड़ी इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। यह अवामी अदालत का फैसला है। जो सनतों को तबाह करने का फैसला किया है, यह भारी बिल सनतों को तबाह कर रहे हैं। मैं भी एक टीवी प्रोग्राम में भी बता रहा था, मेरे बाबू से आज एक ऐसे फर्द की मुलाकात हुई कि जिसने एक छोटी सी इंडस्ट्री जूस की लगाई हुई थी। 200 लोग उसके साथ काम करते थे। उसने मुझे बताया कि 20 से 25 लाख रुपए बिल आता था, 55 लाख, फिर 65 लाख आने लगा। मैंने इंडस्ट्री बंद कर दी, बारे में नहीं आता। 200 बंदे बेरोजगार हो गए। 150 लोग उसके सप्लायर थे। जिस दुकान के पास वो माल जाता था, वो रिटेल में जब बेचता था, उसको भी प्रॉफिट होता था। सैकड़ों लोगों को तुम बेरोजगार करते हो। तुम्हारे बिजली के ये बिल और ये बम पाकिस्तान में सनतें तबाह कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सनतें बंद हो रही हैं। लोग ये कहते हैं कि तुम जब 1% डायरेक्ट टैक्स ले रहे थे, एक्सपोर्ट का फिक्स टैक्स ले रहे थे, इसको डबल भी कर दिया और एफबीआई के दरिंदों को हम पर छोड़ दिया है। अब वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर करप्शन करेंगे और एक्सपोर्ट मजीद तबाह होगी। 22 से 25 हजार एफबीआई के लोग हैं, लेकिन 1000 अरब रुपए से ज्यादा करप्शन करते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा करप्शन करते हैं। तो आप ये बताइए कि ये एफबीआई जिसका काम टैक्स जमा करना है, टैक्स तो तुम बिजली के बिलों में ले लेते हो, टैक्स तो तुम डायरेक्ट तनख्वाहदार का काट लेते हो, टैक्स तो तुम खाने पीने की चीजों पे लगा देते हो। फिर ये एफबीआई का क्या काम है? इनको इनकी लूट मार के लिए इनको रखा हुआ है। इसलिए ये एक्सपोर्टर्स के लिए लूट मार का ये धंधा काबिल कबूल नहीं है। ताजिर दौर स्कीम के बाद को सामने रख के उसके नाम पर मुख्तलिफ मार्केटों के रेट तय कर दिए गए और जबरदस्ती टैक्स वसूल किया जाए। मैं ताजिरों से कहना चाहता हूं कि टैक्स नेट में खुद को लेकर आए, जो जायज टैक्स है आमदनी पर वो अदा करे, लेकिन नाजायज टैक्स कोई अदा नहीं करेगा। ये ताजिर दोस्त स्कीम, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए तालिब इल्म हो या छोटी नौकरी करने वाला हो, बड़ी मुलाजमत करने वाला हो, और चाहे
ताजिर हो, सनतकार हो, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हर आदमी परेशान है। और हुकूमत वो ये कहती है कि कोई मसला नहीं है, हमारी तो तरक्की आगे हो रही है, शरह नमू पता नहीं कहां से बढ़ रही है, महंगाई पता नहीं कहां से कम हो रही है। झूठ पर मबनी ये दावे नहीं चलेंगे। तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, तुम्हें इंसाफ देना पड़ेगा और तुम्हें पाकिस्तानियों को उनका हक देना पड़ेगा। इसलिए एक मर्तबा फिर ये ऐलान कर रहा हूं कि ये धरना जारी है, पूरी आबोताब के साथ जारी है, पूरे जज्बे के साथ जारी है, बल्कि इसमें इजाफा होगा। और 8 तारीख को इंशाअल्लाह यहां मरी रोड से मार्च करना हम शुरू करेंगे। फिर 11 तारीख को लाहौर में वजीर आला हाउस पे धरना होगा, ताकि भतीजी साहिबा भी, उनको भी पता चले कि उन्होंने किसानों के साथ क्या सुलूक किया है, किसानों का हक मारा है, उन्होंने कौम से झूठ बोला है, उन्होंने धोखा दिया है और गंदुम की कीमत तय करने के बाद मुकर गई हैं। उनको भी पता चले कि सब्सिडी के नाम पर उन्होंने कौम से झूठ बोला है। मीडिया को खरीद कर वो कितना बेवकूफ पाकिस्तानियों को बना सकते हैं। वजीर आला उस पे जब धरना होगा, जो जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। फिर पेशावर में भी तारीखी धरना होगा, वो भी जलसा आम की सूरत इख्तियार कर जाएगा और फिर हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है। इसलिए बड़ी जिद्दोजहद की तैयारी कर लीजिए। हाँ, अगर बचना चाहते हो, हालात की संगीनी का अगर तुम्हें कुछ भी अंदाजा है, हमारे मुतालिबात मान लो। हम लड़ने नहीं आए, गोलियां चलाने नहीं आए, हम तसादुम करने नहीं आए, हम हक लेने आए हैं, खैरात लेने नहीं आए, हक लेने आए हैं। अवाम का हक, 25 करोड़ लोगों का हक, नौजवानों का हक, तालिब इल्मों का हक, मजदूरों और किसानों का हक लेने आए हैं, ताजिरों और सनतकारों का हक लेने आए हैं और इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, इस पूरे काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और इस्तिआनत के बगैर अंजाम नहीं दिया जा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कीजिए। हालात में बाज़ औक़ात ऐसा नजर आता है कि 10 दिन और 12 दिन हो गए, हुकूमती कमेटी लापता है, लेकिन आप यकीन करें, अल्लाह पर अगर भरोसा होगा, उसी के आगे झुकेंगे, इस धरने में रहेंगे, जिक्र और अज़कार आपकी जुबान पर जारी होंगे, कुरान की आप तिलावत करेंगे, नमाजों का आप एहतमाम करेंगे, दुआएं अपने रब से करेंगे और जो जो आपके रास्ते में है उससे आप मुलाकात करेंगे। और मैं धरने के मुंतज़मीन से भी कहना चाहता हूं, जो लोग भी सुबह से यहाँ पर धरने में शरीक होते हैं या इर्द गिर्द के जगहों पे चले जाते हैं, उनके बारे में भी ये तय कर लें कि वो सिर्फ यहाँ पर ना आया करें, वो मोहल्लों में निकल जाया करें, वो बाजारों में चले जाया करें, हक का पैगाम लोगों को पहुंचाया करें। इस धरने की भी दावत दें, जमात इस्लामी का पैगाम भी पहुंचाएं और बताएं कि ये एक बड़ी इस्लामी तहरीक है जिसका बड़ा ग्लोबल विजन है। लेकिन हम अपने मकामी हालात से जुड़े हुए हैं और हम मकामी हालात में भी जो लोगों की दुख दर्द को खत्म करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उसको भी इकामत दीन का काम समझ के करते हैं, दीन की बालादस्ती का काम समझ के करते हैं। ये हमारा रास्ता है, ये हमारा लाएअमल है। इसलिए इस काम के साथ लोगों तुम भी जुड़ जाओ, इस पैगाम को आप पहुंचाइए और मेरी आवाज पूरे पाकिस्तान में जहां जहां जा रही है उस तक भी मेरा यह पैगाम है कि आप अपनी बस्तियों में, अपनी तहसीलों में, अपनी यूनियन काउंसिलों में, अपने खेतों और खलियानों में, आप अपने गोठों में और अपने अपने गांव में, देहातों में और चकों में जाइए, आप शहरों में जाइए, चौकों और चौराहों पे जाइए, बाजारों और मस्जिदों में खड़े हो जाइए और इस धरने का पैगाम सब तक पहुंचाइए। ये एक बड़ी इनकलाबी तहरीक बनने की पक्का पोटेंशियल ये धरना रखता है। इसके साथ लोगों को जोड़ते चले जाइए और अगले इक़दामात का और उनके ऐलानात का इंतजार करते जाइए। इंशाअल्लाह ये धरना टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इंशाअल्लाह ये धरना पूरी कौम को एक नए मुस्तक़बिल से हमकिनार करेगा, रोशन पाकिस्तान से हमकिनार करेगा इंशाअल्लाह ताला।